Hello, dear students. Today I am going to discuss with you a celebrated poem of William Wordsworth, that is, The World is Too Much with Us. आज मैं आप लोगों के साथ एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिस कविता की उसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. William Wordsworth was a romantic poet, as you know. विलियम वर्ड्सवर्थ पे पहले भी मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं, 2 सीरीज़ बनाई हैं. उनकी 2 कविताएं थीं, 3 Years She Grew एंड द एजुकेशन ऑफ नेचर, और लूसी पोएम इस नाम से भी जानी जाती है. तो ये तीसरी कविता है जिसे मैं शुरू करने जा रही हूँ. उसके पहले मैं आप लोगों को वर्ड्सवर्थ के बारे में आई वांट टू टेल अ सर्टेन फैक्ट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ. यू मे नोट इट डाउन, आप लोग लिख सकते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन 1770, 1770 में इनका जन्म हुआ था. एंड ही डाइड इन 1850, 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी. रोमांटिक एज के प्रोमिनेंट पोइट हैं, और वी कैन से द रोमांटिक एज was started with the publication of his volume of poems known as Lyrical Ballads. It was published in 1798. आपको पता है, आई होप आप जानते होंगे, उनकी जो कविताओं का संग्रह जो एक किताब के रूप में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड्स के नाम से इन 1798, और वहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है. और ये जो कविता संग्रह है लिरिकल बैलेड्स, इट वाज पब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद हिज डियर फ्रेंड कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर ये कविता संग्रह उन्होंने पब्लिश किया था. एंड वी नो दैट विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर पोइट प्रोमिनेंटली. प्रकृति के कवि हैं, प्रकृति के उपासक हैं, और प्रकृति से प्रेरणा पाते हैं ये. तो इनकी कविताओं में समवेयर और दी अदर प्रकृति के रेफरेंसेस, द नेचर के डिस्क्रिप्शन, ये हमें बहुत मिलते हैं. जो 2 कविताएं मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की हैं, 3 Years She Grew एंड द एजुकेशन ऑफ नेचर, उसमें भी प्रकृति का ही चित्रण है. प्रकृति को साथ लेते हुए ही वो कविता आगे बढ़ती है, और ऐसा ही कुछ हम इस पोएम में ये जो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें भी हम देखेंगे. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ही वाज बोर्न इन अ कंट्री साइड, and he enjoyed the company of nature in his childhood, which influenced him throughout his life. जीवन उनका जन्म जो है वो एक ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर था जहाँ पर प्रकृति की सुंदरता, हम कह सकते हैं कि प्रचुरता में थी, और इसलिए उनका जो एक कनेक्शन था, एक कम्युनियन जो नेचर के साथ था, वो बचपन से ही था, और ये जीवन भर बना रहा. जीवन पर्यंत ही वॉज अ नेचर पोइट. उनकी सभी कविताओं में नेचर का अलग अलग एस्पेक्ट्स हम देखते हैं. और ये पोइट लॉरिएट थे. ही वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन 1843. और कुछ इनकी प्रसिद्ध कविताओं के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ. लिरिकल बैलेड्स मैंने आपको बता दिया है. इसके अलावा द एक्सकर्शन केम इन 1814. द रिक्लूज, हिज सोनेट्स, उन्होंने बहुत से सोनेट्स लिखे हैं बिटवीन 1802 to 11. इन्होंने बहुत से सोनेट्स लिखे हैं. सोनेट आपको पता है 14 लाइन की कविता होती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट मैनी टाइम्स. शेक्सपियर के जब पोएम मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको सोनेट
को विस्तार से बताया था। और ये कविता जो आपके अभी द करेंट पोएम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इट इज ऑल्सो अ सोनेट, ये भी एक सोनेट ही है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस कविता के बारे में भी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। दिस पोएम वॉज रिटन अराउंड 1806। इसके बारे में क्रिटिक्स में कुछ मतभेद है। सम critics say it was written around 1802 and some say that it was written around 1806. However, it was published in 1807. 1807 में इसका ये है जो कविता वो पब्लिश हुई थी, इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। और दिस इज एन इटालियन सोनेट और वी से इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट। और पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इन अ नटशेल I'll tell you again that I hope आपको याद होगा। इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट, एक इटली के कवि थे पेट्रार्क, जिन्होंने एक पैटर्न शुरू किया था ऑफ राइटिंग अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। एक कविता लिखने का एक प्रचलन एक तरह से उन्होंने शुरू किया था, जो कि 14 लाइन की कविता होती थी। एंड इट यूज्ड टू हैव 14 लाइन्स। ये एक 14 लाइनों की कविता होती थी विच यूज टू हैव 2 स्टैंजाज, जिसमें कि 2 स्टैंजाज होते थे। फर्स्ट वन वॉज कॉल्ड ऑक्टेव। इट वॉज ऑफ 8 लाइन्स। ऑक्टेव OCTAVE। पहला स्टैंजा ऑक्टेव होता था जो कि 8 लाइनों का होता था। एंड द सेकेंड वन वॉज कॉल्ड सेस्टेट, SESTET, सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स। जो दूसरा स्टैंजा होता था इट वॉज कॉल्ड सेस्टेट एंड इट हैड 6 लाइन्स। तो इस तरह ये 14 लाइनों की कविता होती थी। It was written in iambic pentameter. You may note it down. Iambic, IAMBIC PENTAMETER. Iambic pentameter में ये लिखा जाता था। इसकी राइम स्कीम भी प्लीज नोट इट डाउन। इट्स राइम स्कीम इज ABBA ABBA CD तो ABBA ऑक्टेव का राइम स्कीम है फर्स्ट 8 लाइन्स का। एंड CD इज फॉर सेस्टेट, दैट इज ऑफ 6 लाइन्स। तो इस तरह से ये इटालियन सोनेट भी इसको कहा जाता है। और पेट्रार्कन सोनेट इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज पेट्रार्क वॉज द पोएट हु स्टार्टेड राइटिंग दिस पैटर्न ऑफ पोएम, इसलिए उनके नाम पर इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। एंड बिकॉज इट्स ओरिजिन वॉज इन इटली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इटालियन सोनेट। तो इस तरह ये पैटर्न सोनेट में शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट एक पैटर्न है, और ये इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट जो है इस शुरुआत पहले यहीं से हुई थी। एंड इसके बाद इंग्लैंड में वियार्टन सरे ने इंग्लिश सोनेट का पैटर्न शुरू किया था। एंड देन इट वाज शेक्सपियर हु पॉपुलराइज इट, एंड दैट इज व्हाई इट इज द इंग्लिश सोनेट इज नोन ऑन द नेम ऑफ शेक्सपियर एज शेक्सपियरियन सोनेट। तो फिलहाल हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट की। डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने दोनों का रेफरेंस आपको यहाँ अभी इसलिए दे दिया है कि जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इट शुड बी क्लियर। सोनेट एक ही होता है, दोनों उसमें 14 लाइन ही होती हैं। स्टैंजा पैटर्न में जो डिवीजन है उस बेसिस पे देयर आर 2 टाइप्स, जिसमें कि एक इटालियन सोनेट या उसी को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, एंड द अदर वन इज इंग्लिश सोनेट, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, वियार्टन सरे ने की थी, एंड शेक्सपियर ने उसको और आगे बढ़ाया, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन ऑन शेक्सपियर्स नेम। इस पॉइंट को मैंने शेक्सपियर के जो सोनेट का प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर किसी को थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो लेट अस कम बैक on this poem.
तो इसका राइम स्कीम मैंने आपको नोट करा दिया है। और पेट्रार्कन सोनेट का एक और फीचर ये है कि दिस सोनेट यूजेस द लास्ट लाइन्स, जो लास्ट 6 लाइन्स हैं, सेस्टेड टू आंसर द क्वेश्चन विच वॉज रेज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज ऑक्टेव। तो पहला जो स्टैंजा, क्योंकि 2 ही स्टैंजा होते हैं पेट्रार्कन सोनेट में, तो पहला स्टैंजा इट रेजेस सम क्वेश्चंस, इट रेजेस सम प्रॉब्लम, कोई इशू है जिसको पोइट, कोई कुछ मन में उसके विचार है जिसको वो डिस्कस करना चाहता है, तो ही इंट्रोड्यूसेस दैट प्रॉब्लम और द इशू, और उसका ही सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन ही ट्राइज टू फाइंड इन दी सेकेंड स्टैंजा, दैट इज सेस्टेड। तो दूसरा स्टैंजा जो है इट गिव्स अ सोल्यूशन और द आंसर टू द क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज ऑक्टेव। तो ये इसका पैटर्न है। Let us now discuss the text of the poem. इस फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी फर्स्ट 4 लाइन्स ली हैं। आई हैव डिवाइडेड दिस पोएम इनटू 3 पार्ट्स। और फर्स्ट वीडियो में जैसे कि मैं आपको पोएम के बारे में बताती हूँ, पोइट के बारे में बताती हूँ, पोएम का बैकग्राउंड बताती हूँ, उसका स्टैंजा पैटर्न एंड राइम स्कीम एटसेट्रा, ये सब डिस्कस करती हूँ, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं फर्स्ट 4 लाइंस जो हैं वो डिस्कस करूंगी। फर्स्ट स्टैंजा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ दिस इज अ पेट्रार्कन पोएट, पेट्रार्कन सोनेट which has first stanza, the first stanza of a Petrarchan sonnet is of 8 lines। तो पूरा स्टैंजा 8 लाइन्स का ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसका जो 4th to 8th लाइन्स जो हैं दोज आर अ लिटिल डिफिकल्ट, तो उनको मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूँगी, एंड देन आई विल कंक्लूड इन दी थर्ड पार्ट, इन दी थर्ड वीडियो। तो पोएम को अच्छी तरह समझने के लिए आप तीनों ही वीडियो सुनेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, नॉट शॉर्ट बट ऑफ अ रीजनेबल लेंथ, जितनी ज़रूरत है। क्योंकि पहला वीडियो लंबा इसलिए होता है बिकॉज उसमें मैं पोइट के बारे में और पोएम के बैकग्राउंड के बारे में भी डिस्कस करती हूँ। तो लेट अस डिस्कस द पोएम नाउ। तो ये जो कविता है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, तो जैसा मैं अभी बैकग्राउंड बताते हुए भी हमने अभी डिस्कस किया कि वर्ड्सवर्थ जो है इज अ नेचर पोइट, तो वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति ही उनको इंस्पिरेशन देती है। ही ऑब्जर्व्स डिवाइन पावर्स इन नेचर, तो उनको he wants to be aloof from the materialistic worldly pursuits। pursuit is a good word, मतलब pursuit से आप समझ सकते हैं कि जो सांसारिक मामले हैं, लोग जिन चीज़ों में फंसे रहते हैं, दे वांट टू गेन पेल्फ एंड पावर, धन और शक्ति वगैरह इकट्ठा करने में, पद प्राप्त करने के लिए, एंड देन दे सॉर्ट ऑफ स्पॉइल देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की खुशी भी उसी में ख़त्म हो जाती है, वो भी वो एंजॉय नहीं कर पाते। और काफ़ी चीज़ें हैं, अभी हम इस पोएम में डिस्कस करेंगे। तो इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेस दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, हम नेचर से, प्रकृति से, जो ह्यूमन काइंड है, जो मानव है, वो दूर होता जा रहा है, एंड ही इज गेटिंग टू मच इन्वॉल्व्ड इन मटीरियलिस्टिक pursuits, and he is getting away from the nature and simple life। तो नेचर और सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ जो कि होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, उससे जो है वो मनुष्य दूर होता जा रहा है। एंड ही इज ड्रिवन, मैन इज ड्रिवन ओनली बाय इकोनॉमिक मोटिव्स, किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करे और उससे वो मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स प्राप्त करे, यानी भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ले, और ही वांट्स टू बी फेल्ट सक्सेसफुल एंड अप्रिशिएटेड बाय द अदर्स। तो उसकी इन सब में कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो खुशी है वो ख़त्म हो जाती है। People are too much engrossed in the pursuits of wealth and pleasures and waste their energies in so।
इन सब चीज़ों में लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं और इसी में अपनी वो ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं, ऐसा वर्ड्सवर्थ का कहना है। तो अकॉर्डिंग टू हिम पीपल आर वेस्टिंग देयर लाइफ, वो अपना जीवन जो है वो व्यर्थ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टर्निंग इट टू बेटर एडवांटेजेस। उसका वो कुछ बेहतर उपयोग भी, ये मानव जीवन जो है इसका कुछ बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। ये कुछ स्पिरिचुअलिज्म जैसी बात है जो कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में भी कही जाती है कि मानव जीवन का इट हैज़ अ बेटर पर्पज, इसका एक इट हैज़ अ हायर पर्पज। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम पैदा हों और फिर बहुत सारा पैसा कमाएं और फिर हम बहुत सा बड़ा बंगला बनाएं या गाड़ी खरीदें और महंगे कपड़े और ज्वेलरी वगैरह खरीद के एंड देन वी शो इट ऑफ टू अदर्स कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। दिस इज़ नॉट द रियल पर्पज ऑफ लाइफ। तो ये कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ का जो ये मैसेज है, ये कविता काफ़ी छोटी है बट इट गिव्स अ डीपर मैसेज। तो इट कनेक्ट्स विद इंडियन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी एज वेल। ये हमारी जो भारतीय अध्यात्म है उससे भी रिलेट करती है। सो लेट अस नाउ बिगिन द पोएम। आई विल रीड आउट द फर्स्ट 4 lines. The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a sordid boon. The world is too much with us. Wordsworth is saying that we are too much involved in the वर्ल्डली अफेयर्स। वर्ल्डली, वर्ल्ड में LY लगाते हैं तो वर्ल्डली यानी सांसारिक। सांसारिक अफेयर्स का मतलब है यहाँ काम, मामले, जो चीज़ें चलती हैं संसार में। तो वी अकॉर्डिंग टू नेचर वी आर टू मच इन्वॉल्व इन दी वर्ल्डली अफेयर्स और परस्यूट्स। एक शब्द मैंने आपको दिया था PURSUITS, परस्यूट्स। और वी कैन से मटीरियलिज्म, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एक अच्छा शब्द है मटीरियलिज्म यानी भौतिकतावाद। तो द मैन इज इन्वॉल्व इन दी एक्सट्रीम मटीरियलिज्म। एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वो भौतिकतावाद में। मटीरियलिज्म, एक्सट्रीम की स्पेलिंग लिख लीजिए पहले आप, EXTREME। एक्सट्रीम यानी अत्यंत, बहुत ज़्यादा। और क्या है बहुत ज़्यादा? मटीरियलिज्म, MATERIALISM, मटीरियलिज्म। तो जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है इन चीज़ों में और इसलिए ही इज़ फेसिंग। अब यहाँ ही का मतलब सिर्फ मैन नहीं है, ही और शी, यहाँ men or he is coming for both these male and female. So he is facing or undergoing a spiritual degradation. पहले व्यक्ति प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। He was more associated with the nature and the divine powers, that super power that supersedes the world, जो संसार को चला रही है। and the nature which gives us moral message, जो एक नैतिक हमें संदेश देती है। एजुकेशन ऑफ नेचर जो कविता है उसमें वर्ड्सवर्थ ने ये पॉइंट कहा है दैट नेचर गिव्स अस पावर कि कब हमें क्या करना है। द नेचर टीचेस अस ह्यूमिलिटी, वो हमें विनम्रता भी सिखाती है और हमें सेल्फ रेस्पेक्ट भी सिखाती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, नेचर इज़ द बेस्ट कंपेनियन, फ्रेंड एंड टीचर। तो पहली लाइन जो है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सो द पोएट इज सेइंग दैट वी हैव बिकम सो मच एनग्रॉस्ड, ENGROSSED, हम इतने एनग्रॉस हो गए हैं और दैट वी आर नॉट realizing what are the consequences that we may have to face, हमें क्या और फेस करना पड़ेगा या what we are facing right now। जब उन्होंने ये कविता लिखी थी 1802 में लगभग, तो आज से काफ़ी पहले ये कविता उन्होंने लिखी है, ऑलमोस्ट
अराउंड मोर देन 200 ईयर्स अगो, लगभग 200 वर्ष पहले इन्होंने कविता लिखी है, बट वी कैन स्टिल रिलेट विद इट. इट इज एक्सप्रेसिंग अ यूनिवर्सल ट्रुथ. एक सार्वभौमिक सत्य जो है वो ये कविता बताती है. और क्या बता रही है ये, एंड वो क्या कह रहे हैं आगे, लेट अस सी. लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स. तो हम कर क्या रहे हैं, अब आप इसके आगे लेट एंड सून के आगे आप ऐड कर लीजिए वी आर वेस्टिंग आवर पावर्स. तो हम अपनी शक्तियों को, क्योंकि शक्ति क्या है, शक्ति सिर्फ वो नहीं है जो पद और प्रतिष्ठा के साथ आती है, विच कम्स विद वेल्थ एंड पावर. शक्ति वो है जो आपको एक मेंटल और फिजिकल एनर्जी विच इज सर्वाइविंग इन योर बॉडी, जिसके थ्रू आप चलते फिरते हैं. बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है. दीज आर ऑल इनवैल्यूएबल पावर्स विच आर बेस्टोड टू अस. बेस्टो यानी हमें दी गई हैं, उपहार में दी गई हैं. बेस्टो एक अच्छा शब्द है. जब कोई वरदान स्वरूप हमें कोई चीज मिलती है तो उसके लिए बेस्टो, BESTOW, गिवन भी कह सकते हैं, विच आर गिवन टू अस बाय द नेचर. तो हम क्या कर रहे हैं, लेट एंड सून. हम पहले मैं सेकेंड लाइन लेती हूँ तब आप और अच्छे से समझ लेंगे. वी आर गेटिंग एंड स्पेंडिंग. वी आर गेटिंग, वी आर अर्निंग. पहले हमें मिलता है, पहले हम उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी स्पेंड इट, एंड देन हम उसको खर्च कर देते हैं. जो हम कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं. वी ले वेस्ट अवर पावर्स. हम अपनी शक्तियों को वेस्ट कर रहे हैं, हम उनका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं. लेट एंड सून, सूनर और लेटर वी आर, उस चीज को हम जल्दी करते हैं या देर में करते हैं, मगर करते हम यही हैं. और क्या करते हैं हम, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स. और थोड़ा सा ही, लिटिल का मतलब यहाँ पर थोड़ा, या इसको कहें कि वेरी लिटिल. वी डू नॉट पे अटेंशन टू नेचर. प्रकृति पर और प्राकृतिक लाइफ पर, नेचुरल लाइफ से हम बहुत दूर चले गए हैं. और जो कि हमारा है, दैट इज आवर्स, जो हमें मिला है, हमें नेचर ने दिया है, हमें ईश्वर ने दिया है. और हम क्या कर रहे हैं, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे. और हमारे जो हृदय हैं वो हमने कहीं और ही दे दिए से मतलब वी आर इन्वॉल्व समवेयर एल्स. हम कुछ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं हम ईश्वर के द्वारा. क्योंकि अगर हम देखें तो जितनी प्रकृति है, जितनी क्रिएचर्स हैं, वो all the creatures are created by God and they spend a natural life. जो उनका नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है उसको वो जीते हैं. जिस तरह उनका जन्म होता है, कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के थ्रू वो सरवाइव करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपने जैसे और भी जीव उत्पन्न करते हैं. दे फाइंड देयर फूड एंड दे ऑल्सो लिव देयर लाइफ. लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने की करेंसी बनाई, पैसा बनाया, एंड देन ही गेट्स एंटेंगल्ड इन हिज ओन वेब. एक तरह से वो अपने जाल में खुद ही फंस जाता है. एंटेंगल, ENTANGLE, तो खुद ही फंस जाता है. उसने पैसा बनाया, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ज्यादा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन चीजों में फंसा रहता है. और वो अपना, उनके जीवन का जो हायर, जो बड़ा पर्पस है, जिसके लिए कहा जाता है कि मैन इज सुपीरियर टू ऑल द एनिमल्स बिकॉज मैन इज ऑल्सो एन एनिमल. ये भी एक प्राणी ही है, लेकिन बाकी प्राणियों से बेहतर है. तो वो क्यों और कैसे बेहतर है? because he can do better things, not only materialistically. ऐसा नहीं है कि उसने मशीनें बना ली हैं, उसने इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली हैं, उसने साइंस डेवलप कर लिया है केवल इसलिए वो बड़ा है. वो उसके पास जो माइंड है, माइंड का पावर है, और उससे जो और चीजें, वो चीजों से यहाँ मतलब है ही कैन राइज टू इवन टू सुपर नेचुरल लेवल. वहां तक भी वो अपने को लेकर जा सकता है. तो ये सब चीजें, या द पर्सन कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए तो एक अच्छे इंसान भी बने रहे, वो भी बहुत अच्छी बात है.
तो इन सब चीज़ों से हम दूर जा रहे हैं. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम दी ट्रेजर्स ऑफ दी नेचर. जो प्रकृति ने हमें खजाने दिए हैं, तो खजाना यहाँ सिर्फ पैसे का खजाना नहीं होता, खुशियों का खजाना भी होता है हमारे आसपास. अभी हम इस कविता में आगे भी डिस्कस करेंगे कि हम किन किन चीज़ों से दूर हो गए हैं और अब हम कैसा जीवन बिता रहे हैं. अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड कहते हैं अनप्लेजेंट, जो चीज़ें अच्छी नहीं होती, विच आर मीन. और बून होता है उपहार, गिफ्ट. बून आप हिंदी में वरदान भी कहते हैं, तो यू कैन से अ डिवाइन गिफ्ट. तो एक दिस लाइफ इज अ डिवाइन गिफ्ट, बट वी हैव मेड दिस अनप्लेजेंट. इसको हमने क्योंकि कोई नोबडी इन दिस वर्ल्ड में से दैट ही और शी इज हैप्पी. अगर हम किसी से भी बात करें तो उनका यही जवाब होगा कि वो खुश नहीं है, फॉर सम और द अदर रीजन. कारण कोई भी हो, बट दे आर नॉट हैप्पी. तो ये जो डिवाइन गिफ्ट ऑफ लाइफ है विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द नेचर, इट वी हैव टर्न इट इन एन अनप्लेजेंट ड्रामा. एक तुक्ष, एक उदासी से भरा, एक परेशानी से भरा जो है वो जीवन हम इसको बता लेते हैं. So according to Wordsworth, we are not using our powers and abilities in a good way. हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. और जो वर्ल्डली अफेयर्स, एज आई सेड, कि द थिंग्स वेयर वी आर इन्वॉल्व, पीपल में टेक इट एज अ बून, उसको वो वरदान मान सकते हैं, बट इन रियलिटी इट इज अ कर्सिड लाइफ. कर्सिड कहते हैं शाप, कर्स कहते हैं बेटा श्राप देना, सॉरी, श्राप यानी किसी को कोई बद्दुआ देना, यानी उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, इस तरह का. सो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, वी आर लिविंग अ कर्सिड लाइफ. हम एक श्रापित जैसा जीवन बिता रहे हैं. हमारे पास बहुत कुछ है दैट इज अराउंड अस, बहुत सी खुशियां हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें देख के हम खुश हो सकते हैं, बट वी हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम देयर. ड्रिफ्ट यानी दूर चले जाना, DRIFT, ड्रिफ्टेड. तो हम उन सब चीज़ों से दूर चले गए हैं. अब वो कौन सी चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में. ये वीडियो भी थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, बट देर आर सर्टेन पॉइंट्स जो कि आपको समझाना ज़रूरी था, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स and like and subscribe to my channel. It will give me more happiness and pleasure to make more useful videos for you. Thank you very much.